हेलो एवरीबॉडी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव्स यानी कि थिंकर्स पेपर 2 के ख़त्म हो चुके हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी यूनिट 2 इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी। और इसमें हम फर्स्ट चैप्टर उठा रहे हैं सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, तो इसमें से ज़्यादा कुछ सवाल आते नहीं हैं, आता भी है तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। क्वेश्चन हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में कैसे आए हैं। तो दिस इज़ द टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी में से सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। क्वेश्चन देखो 2014 में, अब 2013 में सिलेबस बदला था तो उसके बाद 2014 में ही एक सवाल आया है, डायरेक्ट सवाल है, सीधा सिलेबस के ही स्टेटमेंट को उठा के डिस्कस द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और उसके बाद में 2014 के बाद में यहाँ से सवाल उठ के ही नहीं आया है। और 2013 के पहले के जो क्वेश्चंस है वो आप मोर और लेस अवॉइड कर सकते हो क्योंकि 13 में सिलेबस चेंज हुआ था, बट स्टिल वी कैन सी कि 2008 में भी डायरेक्ट सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आता भी है सवाल तो बहुत डायरेक्ट, बट अगर डायरेक्ट सवाल आता है तो व्हाट यू हैव टू राइट ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलें। लेट्स स्टडी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। So the topic here is social background of Indian nationalism। ठीक है, अब क्या अर्थ है इसका, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि भाई देयर समथिंग कॉल्ड नेशनलिज्म, उसमें हम इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं और इंडियन नेशनलिज्म बना कैसे, उसकी बैकग्राउंड क्या रही, उसकी सोशल बैकग्राउंड क्या रही। तो इसमें इस टॉपिक को पूरे को इसमें 3-4 टर्म्स आ गई हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म, नेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्या हम भारत को एक नेशन कहते हैं? क्या एक कोई भी कंट्री वो अपने आप एक नेशन बन जाता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नेशन एंड अ स्टेट। तो देखो, नेशन और स्टेट का डिफरेंस हम आगे हमारे चैप्टर्स आएंगे, पेपर 2 के यूनिट्स आएंगे, वहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ। स्टेट जो होता है, अब इंडिया जो है, इंडिया एक स्टेट भी है, टेरिटोरियल स्टेट है। तो स्टेट की डेफिनेशन ये होती है कि इट हैज़ टेरिटोरियल बाउंड्री। किसी भी रीजन को, जोग्राफी को, फिजिकल बाउंड्रीज को मिलके जब हम एक बना दिया, हमने कंट्री रीजन बना दिया, दैट कैन बी कॉल्ड अ स्टेट। उसमें हम उसकी हिस्ट्री, कल्चर, ये सब चीज़ें, लोगों की बात नहीं करते हैं। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ लैंड। व्हेन वी से नेशन, कि कोई कंट्री नेशन भी है या कोई रीजन नेशन भी है, वी आर टॉकिंग अबाउट द कल्चर, द हिस्ट्री, द religion, the race of people living there. So there can be nations within a state and one state can have just one nation also. For example, India as a country, it is a state. हमारी एक टेरिटोरियल बाउंड्री है, डिफाइंड है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हमारे डिफाइंड है, बट इंडिया का जो नेशनलिज्म है, इंडिया का जो नेशन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अलग है। दैट इज़ आर्टिफिशियली क्रिएटेड। नेशन का मतलब ये होता है कि यू हैव अ सेंस ऑफ लॉयल्टी, अ सेंस ऑफ डिवोशन टुवर्ड्स your history, your culture, and you associate with people around you with respect to a common race, common culture, common history. अगर एक रीजन में सेम हिस्ट्री वाले, सेम रेस वाले, सेम रंग रूप वाले, सेम कल्चर वाले, सेम खान पीन वाले, सेम वे ऑफ लाइफ वाले लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ नेशन। ठीक है, बट इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इंडिया में अगेन the most diverse country in the world in terms of everything, in terms of language, culture, religion, region, caste, class, race, gender। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इंडिया में कभी भी एज अ पूरे भारत को लेके नेशन की फीलिंग, नेशन का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल किंगडम्स। उन किंगडम्स की नेशन वाली फील थी, उन छोटे छोटे रीजन्स में नेशंस आपको दिखते थे। तो इंडिया वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट वॉज अ कॉम्पोजिट एरिया जहाँ पे मल्टीपल नेशंस एग्जिस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम
इंडियन नेशनलिज्म की आज की तारीख में आज़ाद है भारत में जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो दैट वाज आर्टिफिशियली क्रिएटेड आउट ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। जब हम अंग्रेज़ों के अगेंस्ट लड़ रहे थे तो वी नीडेड आर्टिफिशियली क्रिएटेड नेशनलिज्म ताकि हम यूनाइट होके एक फॉरेन रूलर, एक फॉरेन इंपीरियलिस्ट पावर के अगेंस्ट लड़ सकें। तो ये विद दिस बैकग्राउंड लेट्स स्टार्ट। नेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। तो इंडियन नेशनलिज्म जो है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम, मैंने बोल दिया है, बाकी नेशनलिज्म। आप यूरोप की बात करें, यूरोप में अगर स्पेन है या फ्रांस है या पोर्चुगल है, दे बिलोंग टू अ कॉमन रेस। ठीक है, सबका रंग रूप सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लैंग्वेजेस उनकी सेम है, उनकी हिस्ट्री, उनका कल्चर सेम है थ्रू आउट द कंट्री। यूरोप की भी अमेरिका की भी अगर बात करें तो दे आर यूनाइटेड इन टर्म्स ऑफ देयर हिस्ट्री एंड कल्चर। उनका कल्चर ज़्यादा वेरी नहीं करता है, इंडिया में वेरी कर रहा है। तो नेशन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली इन अ ट्रू सेंस, अगर वो एक स्टेट है, स्टेट इज इक्वल टू अ नेशन इन फॉरेन कंट्रीज बट नॉट इन इंडिया। इंडिया में मल्टीपल नेशंस एग्जिस्ट। तो सोशल बैकग्राउंड, अब इंडिया में नेशनलिज्म क्रिएट होता है ब्रिटिशर्स के आने पे। उसके पहले इट वाज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल नेशंस। तो यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स का अटैक होता है, वी गो थ्रू अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत सारे इश्यूज हमें झेलने पड़ते हैं। उन इश्यूज, उस गुलामी के दौर से गुजरते हुए वी हैड टू बिकम यूनाइटेड। अब इसमें बहुत सारे, आप मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे, GS1 में आपका सिलेबस है या प्रीलिम्स के सिलेबस में पढ़ेंगे, तो यू विल सी दैट वी वेंट अ नंबर ऑफ फैक्टर्स वर देयर। इकोनॉमिक फैक्टर था, कैरिस्मेटिक लीडर्स थे जिन्होंने इंडिया को एज अ नेशन यूनाइट करने की कोशिश करी। मिडिल क्लास उभर के आती है, एजुकेशन, तो बड़ी बड़ी चेंजेस जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे होते हैं और जो हमारा कॉमन एक ऑपरेशन होता है। Although we belong to different cultures, different religions, different backgrounds, different histories, but जब as a region हमें हमारा ऑपरेशन एक जुट होके हो रहा है, एज अ कॉमन एंटिटी हो रहा है, देन वी हैड टू बिकम यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट आवर कॉमन एनिमी। ठीक है, तो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे बहुत सारे सोशल फैक्टर्स थे विच फोर्स्ड अस as the common people, which these factors forced us to become united. इसमें economic factors आ गए। economic factors कैसे आए? ब्रिटिश की क्या पॉलिसी थी? थोड़ा हम हिस्ट्री में जा रहे हैं। ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी थी कि यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे, वहाँ जाके एक्सपोर्ट होता था ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल लेके यहाँ पे बेचते थे। तो इंडिया वॉज अ मार्केट फॉर देम। लैंड रेवेन्यू इनका 50% तक पहुंच गया था 1900s तक। सॉल्ट टैक्स लगाते थे ये 16%। तो बहुत सारे इकोनॉमिक ऑपरेशन के थ्रू इंडिया गुजर रहा था, इंडिया के लोग गुजर रहे थे। फिर इन सब चीज़ों से लड़ते हुए हमने देखा कि हमारे मिडिल क्लास एक उभर के आती है। जब ये कॉमन एजुकेशन सिस्टम लेके आते हैं तो इनका मकसद था कि हम ऐसे पढ़े लिखे इंडियंस को क्रिएट करें जो कि वैसे तो बाय ब्लड दे आर इंडियंस, बट रंग रूप से, बात करने से, ओपिनियन से, दिमाग से ये हों वेस्टर्न्स। वो क्रिएट करते करते इनकी एक गलती ये हो गई कि दीज पीपल इनकलकेटेड मॉडर्न वैल्यूज़। तो ये जो मिडिल क्लास इन्होंने बनाई, उभर के आई, ये मॉडर्न वैल्यूज़ इनके अंदर आई एंड दे फॉट, दे पार्टिसिपेटेड इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो मिडिल क्लास उभर के आती है उन्होंने भी इंडियन नेशनलिज्म को क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। कैरिस्मेटिक लीडर्स थे। कैरिस्मेटिक लीडर्स में ऑफ कोर्स महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, BR अम्बेडकर, नेहरू, ये सब नाम आते हैं। Those who could unite people despite their divisions, despite the diversity, जो भी उनके डिफरेंसेस थे उनसे ऊपर उठते हुए ये यूनाइट कर पाए थे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स थे, मैंने आपको लिस्ट नोट्स में दे दिया है। ये हिस्ट्री वाले पार्ट में आते हैं। वी हैव टू कवर द सिलेबस फ्रॉम सोशोलॉजी ऑप्शनल परस्पेक्टिव। तो हम ये देखते हैं कि इंडिया में जो नेशनलिज्म क्रिएट होता है ब्रिटिश एरा के टाइम पे, ठीक है, यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल और इंडियन सोसाइटी। अब इसके अंदर ये चैप्टर है। तो कॉलोनियल रूल में ही हमारा इंडियन नेशनलिज्म क्रिएट हुआ।
अब इसके बारे में थिंकर्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में थिंकर्स की अगर हम बात करें तो हिस्टोरियंस पे आप आ जाइए। रोमिला थापर बहुत ही फेमस आज की तारीख में सबसे मानी हुई हिस्टोरियन है। रोमिला थापर, के.एम. पानिकर, स्टीवनसन, ये 3 थिंकर्स हैं जिन्होंने इस टॉपिक पे इंडियन नेशनलिज्म के बारे में बात करी है। और ये कहते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, ये इंडिया की हिस्ट्री में जाते हैं और ये कहते हैं कि इंडिया में इतने सारे कल्चर्स रहे, इतने अटैक्स हुए मुगल्स के टाइम पे, सल्तनत के टाइम पे, उसके पहले महमूद गजनी के टाइम पे इस्लाम आता है इंडिया में। इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स एग्जिस्ट करते थे बट कभी भी एक सिंगल कल्चर डोमिनेट नहीं किया। पूरे इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा रीजन है, थोड़े थोड़े रीजन्स में प्रभाव पड़ा जो अटैक्स हुए या अंदर के अंदर भी जो चेंजेस हुए, बट कोई एक सिंगल कल्चर, कोई एक सिंगल रिलीजन ने कभी पूरे भारत को डोमिनेट नहीं किया। तो इंडियन कल्चर एंड कभी थ्रेट भी नहीं दिया। आपने अकबर के टाइम पे भी देखा होगा कि दे हैड रिस्पेक्ट फॉर अदर कल्चर्स ऑल्सो। टैक्स लगता था, जजिया लगता था, बट स्टिल डोमिनेंट एक सिंगल कल्चर कोई भी, चाहे कैसे भी इंटेंशन थी, कोई भी राजा लेके नहीं आ पाया। तो इससे क्या होता है कि मिक्स्ड कल्चर्स मिक्स होते गए और एक कॉम्पोजिट कल्चर इवॉल्व हुआ। तो रोमिला थापर का कहना है कि इंडिया में जो नेशनलिज्म है वो एक कॉमन कल्चरल हेरिटेज से नहीं उभरा है, बिकॉज हमारी कभी कॉमन नहीं, हमारी कल्चरल हेरिटेज है बट कॉमन नहीं रही है। वी वर अ मोज़ेक, हम एक मिक्सचर थे बहुत सारे कल्चर्स का। तो वी नेवर हैड अ कॉमन कल्चरल हेरिटेज, बट हमारा जो नेशनलिज्म है दैट केम आउट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ कॉलोनियल आइडियोलॉजी। कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट लड़ते हुए, जिसके अगेंस्ट हम लड़ रहे थे, उससे लड़ते लड़ते ही हमारा नेशनलिज्म निकला। वी एज अ people of India united despite our differences because we had to fight against colonial rule. तो ये कहना था हिस्टोरियंस का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, अब इन्होंने देखो, इन्होंने हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज के बारे में बात करते हुए इंडियन नेशनलिज्म की बात करी, तो ये एक लाइन ऑफ थॉट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि जब नेशनलिज्म बन रहा था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो क्योंकि इतने डिफरेंसेस थे, गांधी लीड कर रहे थे बहुत बड़ी एक हमारी फ्रीडम स्ट्रगल, तो देवर अदर थिंकर्स, अदर लीडर्स जो ये कहते थे, दे डिड नॉट अग्री विद द वे गांधी वॉज यूजिंग इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री टू लीड फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी ने चरखा की बात करी, गांधी ने विलेज की बात करी कि चरखा, विलेज इज सेल्फ सफिशिएंट एरिया, ठीक है, विलेज इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। वो ही वॉज अगेंस्ट कैपिटलिज्म, ठीक है। तो गाँव को उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने वर्ण सिस्टम को एक्सेप्ट किया था, उन्होंने कास्ट के अगेंस्ट थे, वर्ण सिस्टम उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो ये जो उनकी इंडियन कल्चर के बारे में जो राय थी, इसके अगेंस्ट प्रिंसली स्टेट्स और डिप्रेस्ड क्लासेस में विरोध उठा। तो थिंकर्स, लीडर्स लाइक पेरियार, E.V. रामास्वामी पेरियार और अंबेडकर, दे रिप्रेजेंटेड डिप्रेस्ड क्लासेस। इनको गांधी जी का नेशनलिज्म ये जमा नहीं, एंड दीज वर रेडिकल पीपल, रेडिकल लीडर्स उस टाइम के थे। दे सेड, पेरियार तो यहाँ तक बोल दिया था कि हिंदू धर्म हम पे इम्पोज किया जा रहा है, हिंदू इज नॉट अ रिलीजन एट ऑल, इट इज़ एन इल्यूजन। हिंदू एक भ्रांति है, और जो ये वर्ण सिस्टम को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, जो हायरार्की इन सोसाइटी में एक्सेप्ट कर ली है, ये ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी, ब्राह्मण्स का कल्चर हम पे थोप रहे हैं, द्रविडियंस पे। तो पेरियार वॉज वेरी मच अगेंस्ट गांधीयन नेशनलिज्म, ठीक है, कि एक कॉमन एनिमी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए आप वर्ण सिस्टम आप एक्सेप्ट कर लिया, आपने इंडियन कल्चर की कंट्रोवर्शियल चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। अंबेडकर तो यहाँ तक बोल गए थे कि
ही इज़ अ कास्टिस्ट, इनसे बड़ा कास्टिस्ट मैंने नहीं देखा। जबकि गांधी जी ने काम किया, हरिजन, उन्होंने न्यूज़पेपर निकाला, उनको हरिजन नाम दिया, बट देखिए जो हरिजन्स थे जिनको उन्होंने नाम दिया, उनके ही लीडर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। अंबेडकर का कहना था कि ही इज़ द बिगेस्ट कास्टिस्ट आई एवर सीन। आप अगर इनकी गुजराती लिटरेचर देखें, जो ये इंग्लिश लिटरेचर में गांधी लिखते हैं, दैट इज़ टोटली इन कॉन्ट्रास्ट विद व्हाट ही हैज़ रिटन इन गुजराती लिटरेचर। वहाँ पे ही सेज दैट वहाँ पे आपको उनका ट्रू सेल्फ देखने को मिलता है। एंड ही सेड कि जब गांधी जी जेल में थे और मैं उनसे मिलने जाता था, देन आई हैव सीन हिज ट्रू सेल्फ, कि कितने कास्टिस्ट थे वो। तो दीज लीडर्स वर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस वर अगेंस्ट गांधीयन नेशनलिज्म। आज की तारीख में देखो, हरिजन जब गांधी जी ने शुरू किया था तो उन्होंने बड़े पॉजिटिव वे में शुरू किया था कि दीज आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, दलित्स, अनटचेबल्स, सो कॉल्ड अनटचेबल्स। बट आज की तारीख में गवर्नमेंट का रिटन सर्कुलर है, साइट पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की, कि हरिजन आज की तारीख में इट्स अ डेरोगेटरी वर्ड, इट इज़ कंसिडर्ड एज एन अब्यूज़, ये गाली के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में सर्कुलर है कि हरिजन विल नॉट बी यूज्ड इन एनी रिटन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट, कहीं यूज़ नहीं होगा। इट्स अ डेरोगेटरी वर्ड टू एड्रेस द शेड्यूल्ड कास्ट्स। तो लुक एट द कॉन्ट्रोवर्सी, लुक एट द कॉन्ट्रास्ट कि एक्चुअली में क्या डिफरेंसेस थे, क्या डाइकोटमी थी कि ये लोग जो डिप्रेस्ड क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वही एक दूसरे लीडर ने जब ऐसा वर्ड यूज़ किया उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और धीरे धीरे कैसे वो एक डेरोगेटरी वर्ड बन जाता है, एक एब्यूज़ बन जाता है। तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे लाइक नेहरू, अब इंडिपेंडेंस जब हमें मिली है, ये एक डिवीजन के, पार्टीशन के तौर पे मिली है। इट वाज नॉट अ वेरी सेलिब्रेटरी मूड इन इंडिया। पाकिस्तान, इंडिया दो भाग में बंट गया। तो उस टाइम पे लीडर्स को ये खतरा था कि इंडिया इतना डाइवर्स है, कोई नेशनलिज्म, एकजुटता नहीं है। इंडिपेंडेंस हमें मिल गई है, बट इन इंडिया ऑल्सो, पाकिस्तान तो हटा, इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स अलग होना चाह रहे थे, वो अपना एक कंट्री चाह रहे थे। वेदर यू टॉक अबाउट हैदराबाद, वेदर यू टॉक अबाउट कश्मीर, वेदर यू टॉक अबाउट गुजरात, ठीक है, इनके जो प्रिंसेस थे, ये दे वांटेड टू क्रिएट, द किंग्स, दे वांटेड टू हैव देयर ओन कंट्री। दे नेवर फेल्ट एफिलिएटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज अ स्टेट, एज अ नेशन। तो गांधी उस टाइम पे, और उस टाइम पे जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे वर्ल्ड के, उन्होंने भी कह दिया था कि इंडिया यूनाइटेड रह ही नहीं सकता, इंडिया फट जाएगा, अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो जाएगा। इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर लीडर्स लाइक नेहरू, लीडर्स लाइक वल्लभ भाई पटेल। तो आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, या आप पढ़ेंगे कि एज अ होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल प्लेड अ वेरी ग्रेट रोल इन यूनाइटिंग, इन कीपिंग इंडिया यूनाइटेड एज अ टेरिटरी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई इंडिया के जो रीजनल एस्पिरेशंस है कि हमें अलग होना है, इसको दबाना पड़ेगा। वी हैव टू ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि डिस्पाइट आर डिफरेंसेस, डिस्पाइट आर हायरार्कीज इन आर सोसाइटी, वी आर इंडियंस फर्स्ट और रीजन बाद में आता है। इनको डर था कि जैसे यूरोप में एक बाल्कन पेनिनसुला है, उनकी यूरोप की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बाल्कनाइज हुआ था, इट वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल कंट्रीज। ऐसे ही इंडिया की डिवीजन ना हो जाए, इंडिया ना छोटे छोटे कंट्रीज में टूट जाए, इसलिए नेहरू या जो भी उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्होंने भारत सरकार की कमान संभाली थी आज़ाद भारत में, पटेल, दे मेड श्योर कि नेशनलिज्म की भावना इंडियंस में जागे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट सरकार लेके आती है। एंड दैट वाज आल्सो वन बिग रीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, फोर्थ हमारा आता है कि सबॉल्टन थिंकर्स की, मैंने आपको जब हम थिंकर्स पढ़ रहे थे पेपर 2 के, मैंने आपको ये स्कूल ऑफ थॉट के बारे में भी बताया था कि सबॉल्टन थिंकर्स वो होते हैं दोज हु रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द लिट्स, द वॉइस ऑफ पेजेंट्स,
द वॉइस ऑफ द लोअर मोस्ट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, जिनकी आवाज़ नहीं पहुंचती है लोगों तक। तो इसमें हमने बात करी थी रणजीत गुहा की एंड डेविड हार्डमैन। गुहा की बहुत फेमस किताब भी है, बहुत मोटी है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट ये इस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। तो इन्होंने तो बहुत क्लियरली कहा था कि व्हेन वी वर फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो हमारा कभी एक सिंगल यूनाइटेड नेशनलिज्म रहा ही नहीं। हम जो लड़े हैं एज अ सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, हम यूनाइटेड होके नहीं लड़े। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वॉज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो नेशनलिज्म की भावना ये जगा रहे थे, उसमें एलीट्स थे एंड देन वी हैड मासेस। अब ये कहते हैं सबॉल्टर्न अप्रोच के लोग कि एलीट्स, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है 1885 में, दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंटेड द इंटरेस्ट्स ऑफ उस टाइम के एलीट्स जो थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में आपको रिलीजियस डाइवर्सिटी मिल जाएगी, आपको रीजनल डाइवर्सिटी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन थी। इट वॉज कॉल्ड कि ये सबसे ज़्यादा इंक्लूसिव है और मासेस को रिप्रेजेंट करती है। बट स्टिल यू सी कि जो उसमें जो लोग थे, दे वर वेस्टर्न एजुकेटेड, ठीक है, दे वर वेरी गुड स्पीकर्स इन इंग्लिश, और उनके पहनने का, कपड़े वपड़े पहनने का ढंग भी वेस्टर्न था। बट जो आम लोग थे, जो अनपढ़ लोग थे, जो खेती करते थे, जो दलित थे, जो ऑप्रेस्ड थे, जो इंडिया से कभी बाहर नहीं गए, जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो मासेस जो थे, सबॉल्टर्न थिंकर्स कहते हैं कि रियल स्ट्रगल जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ी है वो इन्होंने लड़ी है। द पेजेंट्स, द ट्राइबल्स, बहुत सारे आप ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ेंगे जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हाउ दे फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। दलित्स, ठीक है, और इसके अंदर भी विमेन का रोल, इन तीनों सेगमेंट्स में विमेन का जो रोल था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें, दीज आर द नुआंसेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसको ऑप्शनल लेवल पे जब हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेवल पे, देन यू गेट टू नो कि नेशनलिज्म वॉज नॉट एज यूनाइटेड। उसमें भी बहुत सारी डिविजन्स थी, बहुत सारी रिजिडिटीज थी, बट स्टिल somehow we got freedom and we came up with the concept of nationalism in India. तभी कहते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द नेशनलिज्म्स ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। फिर लास्ट जो मेन चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नाम की किताब ही लिख दी थी A.R. देसाई ने। A.R. देसाई का जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है, हाउ ही सीज द फॉर्मेशन, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म फ्रॉम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, ये मेजर सवाल बनता है एंड इस पे डायरेक्ट सवाल आपका आ सकता है कभी भी। तो इन्होंने किताब ही लिखी थी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। ये कहते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म जो था ये ब्रिटिशर्स की बदौलत हमें मिला है, ब्रिटिश रूल की बदौलत हमें मिला है। प्री ब्रिटिश इंडिया में देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज इंडियन नेशनलिज्म। नेशन का कॉन्सेप्ट एज अ कंट्री, छोटे छोटे नेशंस तो थे, छोटे छोटे किंगडम्स थे, छोटे छोटे कल्चर्स थे, उनकी तो अपनी भावना थी स्ट्रॉन्ग, हमारी कॉमन हिस्ट्री, हमारा कॉमन कल्चर है, हम राजपूत हैं, हम मराठास हैं, बट एज अ कंट्री इंडियन नेशनलिज्म वाज नेवर दैट। ये हमारी देन है जो हमने लड़ाई लड़ी है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। एंड इसमें वो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अब लेके आएंगे। देखो, मार्क्सिज्म विल ऑलवेज टॉक अबाउट मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म मतलब इकोनॉमिक टर्म्स पे वो बात करता है। मटीरियल, चीज़ों की ओनरशिप, प्रॉपर्टी, लैंड, कैपिटल, पैसा, इन सब की ओनरशिप की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक टर्म्स में ये बात करते हैं कि जो मटीरियल कंडीशंस ब्रिटिशर्स उस टाइम पे अपने रूल के टाइम पे बना रहे थे, वो ऐसी मटीरियल कंडीशंस बनी कि इंडियन नेशनलिज्म हैड टू कम अप। क्या ऐसी मटीरियल कंडीशंस थी? यहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट, ये कहते हैं कि इकोनॉमिक डिसइंटीग्रेशन हुई इंडिया की। ऑफ कोर्स ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा कि मैंने आपको बताया भी कि सॉल्ट टैक्स कितना बड़ा था, हर चीज़ पे हमें टैक्स बढ़ा रहे थे। सो मच सो कि बंगाल में फेमाइन भी आया था। हमारे इकोनॉमिक लेवल पे ऑपरेशन इतना ज़्यादा था
कि फेमाइन आ गया बंगाल में, लैंड टैक्स, मिलिट्री पे खर्चा इनका ऑलमोस्ट 50% तक पहुंच जाता है। लैंड रेवेन्यू के नए नए कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं, कभी परमानेंट सेटलमेंट लेके आ रहे हैं, कभी माहलवाड़ी लेके आ रहे हैं, कभी रियतवाड़ी लेके आ रहे हैं। तो दीज वर ऑल न्यू टेक्निक्स टू ऑप्रेस द पेजेंट क्लास ऑफ इंडिया। इसके साथ ही ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लेके आए कुछ हद तक। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आप बात कर सकते हैं कि इंडस्ट्रीज थोड़ी हद तक ये लेके आए, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, तो थोड़ी बहुत मैकेनाइजेशन इंडिया की होती है, पावर लूम्स आती हैं। यहाँ पे ये रेलवेज लेके आए, तो कुछ हद तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी ये लेके आते हैं, बट मोस्टली ये डिसइंटीग्रेशन ही करी है इन्होंने। नेटिव इंडस्ट्रीज, आर्टिजन्स की, लोकल विलेज लेवल इंडस्ट्रीज थी, ये दे कुड नॉट compete अगेंस्ट द बिग मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रीज विच ब्रिटिशर्स ब्रॉट। तो ये मटेरियल कंडीशंस एक एंगल AR देसाई देते हैं कि इसके थ्रू हमारा इंडियन नेशनलिज्म जागा है। इसके अलावा ये बताते हैं कि इकोनॉमिक तो ये टर्म्स थी, और भी चीज़ें जैसे थी जो मैंने आप इस यूनिट में डिस्कस करी हैं, कि एक यूनिवर्सल लीगल सिस्टम आप लेके आते हो। इंडिया में लीगल सिस्टम मोस्टली कल्चर से निकलता था, और वो इट यूज टू वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, बट आप एक नेशनल लेवल पे, एक इंडिया लेवल पे एक कॉमन रूल ऑफ लॉ लेके आते हो। दैट इज़ द लॉ ऑफ द लैंड एंड दैट इज सुप्रीम। उसके ऊपर कोई और आपके कल्चरल वैल्यूज़, कल्चरल नॉर्म्स नहीं आती हैं। तो दिस वॉज अ बिग चेंज। मास मीडिया आता है, न्यूज़पेपर्स कितने छपते हैं, टेलीग्राम का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थे, दीज ऑल्सो प्लेड अ बिग रोल इन क्रिएटिंग नेशनलिज्म। कम्युनिकेशन आपका बड़ा, मास कम्युनिकेशन से लोग आपस में, आपने पढ़ा होगा फ्रीडम स्ट्रगल, जो लीडर्स थे, दे यूज्ड टू कम्युनिकेट थ्रू न्यूज़पेपर्स, दे यूज्ड टू ट्रैवल थ्रू ट्रेन्स टू फॉर्म एसोसिएशंस, टू हैव डिस्कशंस। जो लाइब्रेरीज बनी थी वहाँ पे, जो बुक्स, प्रिंटिंग न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स, वो वहाँ पे प्रोवाइडेड होती थी, एंड इट यूज्ड टू बी अवेलेबल इन ऑल द लोकल लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में अवेलेबल होती थी। तो दिस एक्चुअली हेल्प्ड इन क्रिएटिंग इंडियन नेशनलिज्म। फिर इसके बाद वो बोलते हैं, सेकंड पॉइंट AR देसाई बोलते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी, ये एक्चुअली इंडिया वॉज मूविंग फ्रॉम अ फ्यूडल सोसाइटी टू अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब ये बात मार्क्स ने भी बोली थी, तो उन्होंने मार्क्स का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आए कि 1857 की जो क्रांति थी, वो ऐसा नहीं था कि हम नेशन एज हम जागे थे, उसके इन्होंने अलग एंगल से एनालिसिस किया है कि इंडिया एक्चुअली एक फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडल सोसाइटी मतलब वही होता है कि राजा और प्रजा का कॉन्सेप्ट था। वी वर नेवर सिटीजन्स, वी वर सब्जेक्ट्स ऑफ द राजा। वो कुछ भी हम पे कर सकता था, जुल्म भी कर सकता था, टैक्स भी ले ले जितना मर्जी, ही इज द किंग, कुछ भी कर सकता है। वी एज सिटीजन्स, हम थे ही नहीं सिटीजन्स, हम सब्जेक्ट्स थे, हमारे कोई राइट्स नहीं थे। प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था। सारे एरिया की जो लैंड है, राजा इज द ओनर, और वो अपने आगे अपने सामंत रखता था, जो पेजेंट से उन एरियाज पे, उन लैंड पे खेती करवाते थे। उसकी जो भी प्रोड्यूस निकलती थी, उससे थोड़ा बहुत वो किसानों को बोलते थे कि आप रख लो, बाकी वो मार्केट में बेच के पैसे कमाते थे। एंड थ्रू दैट दे यूज्ड टू मेंटेन देयर आर्मी, हॉर्सेस, कैवलरी, जो डिफेंस सिस्टम था वो ये सामंत मेंटेन करते थे। एंड दैट इज हाउ दे यूज्ड टू विन द लॉयल्टी ऑफ द किंग। किंग उनको लैंड ही इसलिए देता था कि ये संभाल लेंगे सारा प्रोडक्शन, मार्केट में बेच के मेरी सिक्योरिटी, और मेरे को ये ट्रिब्यूट भी देंगे, कुछ हिस्सा जो प्रोड्यूस होता था वो इनको भी मिलता था, राजा को, एज अ ट्रिब्यूट, एज अ गिफ्ट। तो दिस वॉज फ्यूडल सोसाइटी। कोई आपके राइट्स नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं हो रहे, मोनार्की है। फ्यूडल सोसाइटी से जब ब्रिटिशर्स का अटैक होता है, पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट आता है, इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट आता है, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आता है, तब जाके वी आर स्लोली मूविंग टूवर्ड्स अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। और यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं धीरे धीरे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट यहाँ भी पड़ रहा है। तो
कैपिटलिस्ट सोसाइटी की ओर बढ़ रहे थे। एंड ये जो कॉन्ट्राडिक्शन थी फ्यूडल सोसाइटी से जब कैपिटल सोसाइटी की ओर मिल रहे हैं, बिकॉज दीज आर इम्पोज्ड, ये हेट्रोजेनेटिक चेंज है, बाहर से कोई अटैक करके हम पे ये एक फोर्सिबली चेंज लेके आ रहा है कि हम एक फ्यूडल सोसाइटी से कैपिटल सोसाइटी की ओर मूव कर रहे हैं। तो हम एक अच्छे तरीके से मूव नहीं कर रहे हैं, हम ओप्रेस तरीके से मूव कर रहे हैं। कैपिटल सोसाइटी में जो इंडस्ट्रीज़ का फ़ायदा ब्रिटिशर्स को हुआ ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, वो यहाँ पे हमें नहीं हो रहा है। हम तो एज मार्केट यूज़ किए जा रहे हैं। हमारे जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी, नेटिव इंडस्ट्री जो टाटास थे उस टाइम पे, थोड़ी बहुत उनके पास जो पैसा था और उन्होंने इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करी, दे डिड नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन एज नेटिव इंडस्ट्रीज़। बाहर की जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज़ थी उनको प्रोटेक्शन देते थे उनके कंट्री, कस्टम ड्यूटी पे, ये फलाना टैक्स पे, सेल्स टैक्स पे, 10 तरह के टैक्स पे उनको ज़ीरो टैक्स देना पड़ता था। तो बिकॉज हम गुलाम हैं, हमारी सरकार ही हमारी नहीं है, तो वो हमें प्रोटेक्शन क्यों देगी? तो वी कुड नॉट compete against those foreign industries in our own Indian market. That led to the fall of industries in India. तो ये जो चेंज था, इससे इस ऑपरेशन से लड़ते हुए ही उन्होंने कहा 1857 की क्रांति आई। जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में, कि हाँ जो बारूद यूज़ होता था उसमें जो रिलीजियस रीजंस हमने पढ़े हैं कि 1857 की क्रांति में रिलीजियस और कल्चरल रीजंस भी थे, वो थे। बट AR देसाई कहते हैं कि मेन ये रीज़न थे, एज अ सोसाइटी वी वर पुश्ड टूवर्ड्स अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो दिस ऑपरेशन वी कुड नॉट हैंडल एंड इसीलिए 1857 की क्रांति आई। एंड यहाँ पे हमने ये कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट था कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सोसाइटी, ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री रही है वो यही रही है कि पहले हम प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, जब हम जंगलों में रहते थे आदिवासियों की तरह, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था, नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते थे। फिर उन्होंने बोला था कि उसके बाद स्लेवरी आती है, जहाँ पे एक मास्टर है एक स्लेव है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि मिडिवल एजेस में फ्यूडल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे एक फ्यूडल लॉर्ड है और एक सर्फ है। दैट वाज अ बेटर सोसाइटी फ्रॉम स्लेवरी। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी आती है। तो वही स्टेज जो थी इंडिया में आई ब्रिटिश रूल के टाइम पे, जब वी मूव्ड फ्रॉम फ्यूडल सोसाइटी टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट सोसाइटी। एंड थर्ड रीज़न जो AR देसाई बोलते हैं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इट वॉज नेवर अ मास मूवमेंट नहीं था। इट वॉज नेवर अ मास मूवमेंट, लोगों का वो नहीं था मूवमेंट, इट वॉज अ क्लास मूवमेंट। अब यहाँ पे क्लास का कॉन्सेप्ट आ गया। अगेन मार्क्सिज्म का आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्लास को मार्क्स ने कैसे डिफाइन किया है। क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने क्लास को कैसे डिफाइन किया है? ही सेज कि जब तक आप एज अ ग्रुप हैं, आप एक सोशल ग्रुप हैं, आप तब तक वो ग्रुप ही रहेंगे जब तक आपको अपने कॉमन इंटरेस्ट्स नहीं पता चलते। व्हाट आर योर कॉमन डिमांड्स, आपकी कॉमनैलिटीज़ क्या हैं, एंड हाउ यू एज अ ग्रुप आर गेटिंग इम्प्रेस्ड बाय समबडी एल्स, बाय द रूलिंग क्लास। तो उन्होंने कहा था कि जब तक आपके अंदर एक क्लास कॉन्शियसनेस नहीं है, क्लास कॉन्शियसनेस मतलब कि भाई एक तो रूलिंग क्लास है, ये एलीट्स हैं, बुर्जुआज हैं, और एक है रूल्ड क्लास जो कि प्रोलेटेरियट्स हैं। उन्होंने वर्ड यूज़ किए हैं ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। बेसिकली दीज पीपल आर ऑप्रेसिंग दीज पीपल्स बिकॉज रूलिंग क्लास दे आर द ओनर्स ऑफ द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। जो बिजनेस मैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, दीज आर द रूलिंग क्लास एंड दे ऑप्रेस द पीपल, द लेबर क्लास वर्किंग इन देयर इंडस्ट्रीज, जो सैलरीड उस पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये जो रेवोल्यूशन है, ये इसको कब टॉपल करेंगे, ये अपने हकों के लिए कब लड़ेंगे, जब व्हेन दे रियलाइज दैट दे आर अ कॉमन एंटिटी, कि एक रूलिंग क्लास है और एक रूल्ड क्लास है, एंड वी आर यूनाइटेड एज अ ग्रुप, एज अ क्लास, क्योंकि हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, हमारी कॉमन डिमांड्स हैं, एंड हमें एक एज अ
एज अ ग्रुप ही हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें ओप्रेस किया जा रहा है. व्हेन यू रियलाइज दिस एंड यू फॉर्म अ यूनियन एंड यू फाइट एज अ यूनाइटेड ग्रुप अगेंस्ट द रूलिंग क्लास, देन यू बिकम अ क्लास. उन्होंने क्लास को डिफाइन किया है. क्लास कॉन्शियसनेस आप में होनी चाहिए. तो यहाँ पे ए आर देसाई ये कह रहे हैं कि क्लास मूवमेंट था, मास मूवमेंट नहीं था. मास मूवमेंट इसलिए नहीं था कि इंडिया, वो बोल रहे हैं कि इंडिया बहुत सारी क्लासेस में डिवाइडेड थी. कैसी कैसी क्लासेस? क्लास इंटरेस्ट्स आ जाते हैं हमारे कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है, इन्होंने अपने कॉमन इंटरेस्ट्स, कॉमन एनिमी और कॉमन अपने ऑपरेशन देख लिया है. तो दे यूनाइटेड एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास बिकॉज दे वर फाइटिंग कि भाई नेटिव इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिले फॉरेन इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट, हमें भी टैक्स ड्यूटीज जो है हमें भी माफ़ हों. फिर आती है एक एग्रीकल्चरल क्लास. यहाँ पे पेजेंट्स जो थे ये लड़ रहे थे कि भाई हमारा लैंड टैक्स माफ़ किया जाए, लैंड रेवेन्यू हमसे जो लिया जा रहा है बहुत ज़्यादा हाई है, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारी इतनी प्रोडक्शन ही नहीं है. फिर और ले लीजिए आप, आर्टिजन क्लास आ गई. विलेज में आर्टिजन क्लास थी, इनकी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई जब ब्रिटिशर्स का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ तक पहुँचता है, सिटीज़ तक पहुँचता है. तो ऐसी बहुत सारी क्लासेस ये बेसिकली अपने अपने हक के लिए लड़ रहे थे. दे वर नेवर यूनाइटेड एज अ मास. मास मूवमेंट नहीं था, मास के अंदर छोटी छोटी क्लासेस थी और ये अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ. दिस वॉज सेड बाय ए आर देसाई. और इसीलिए वो कहते हैं कि क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं थे एज मास, एज अ सोसाइटी हम यूनाइटेड नहीं थे, इसलिए जब हमें आज़ादी मिलती है तो ये क्लास स्ट्रक्चर बरकरार रहा. इंडिया जब आज़ाद होता है 15 अगस्त को, तो वी वर डिक्लेयर्ड अ डेमोक्रेसी ओवरनाइट. बट क्या इंडिया के लोगों को, इंडिया 70-80% पोर था, 70-80% अनएजुकेटेड था, गांव के लोग थे, खाने को नहीं था. यू सी द फोटोज़ ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द मासेस, इतने पतले सुकड़े, फेमाइन से निकले हुए, हड्डियाँ निकली हुई. दे डोंट नो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, दे डोंट नो व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. वोट का उन्हें नहीं पता है, दे आर नॉट एजुकेटेड. ऐसे सोसाइटी में आपको पहले एजुकेशन, पहले अवेयरनेस, पहले डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ डालनी थी अगर आप डेमोक्रेसी लेके आ रहे हैं फ्रॉम डे वन. तो विदाउट ब्रिंगिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, डेमोक्रेसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. इससे क्या हुआ कि डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था ये इसी क्लास स्ट्रक्चर ने यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए. तो ए आर देसाई कहते हैं कि भाई एक्सटर्नल कॉलोनाइज़र से हम इंटरनल कॉलोनाइज़र्स पे आ गए. इंडिया का जो स्ट्रैटिफाइड सिस्टम है, जो कास्ट के लेवल पे, रिलीजन के नाम पे, वर्ण के नाम पे, औरत मर्द के नाम पे, ठीक है, जेंडर के नाम पे, तो उसमें जो ऊपर ऊपर एलिट्स थे, उसमें जो ऑपरेसिंग कम्युनिटी थी, जो नीचे लोगों को ऑपरेस कर रहे थे, दे यूज्ड दीज बड़े बड़े कॉन्सेप्ट टू मेंटेन देयर पावर, टू मेंटेन देयर अथॉरिटी. आज की तारीख में अगर मैं आपको बहुत इजी एक एग्जांपल दूं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सरपंचपति जो है, कि सरकार ने तो कॉन्सेप्ट लेके आए 33% वेमेन रिजर्वेशन है इन द 3rd tier, गांव में है, गांव में सरपंच के इलेक्शन में है, बट आपने वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, वो सोशल अवेयरनेस, वो स्ट्रेंथन, वो एक सोशल मूवमेंट आप लेके ही नहीं आए ग्राउंड लेवल पे. इसीलिए आज की तारीख में जो औरत है, जो विमेन सरपंच है, वो घर पे रहना पसंद करती हैं. उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जाके ये लीडरशिप रोल्स उठा सकें. तो उनकी जगह, उनको आगे लेके आने की जगह उनको घर पे बैठा दिया गया और उनके पति सरपंच का रोल निभा रहे हैं. दे आर गोइंग, एक सीरीज़ है, आई थिंक अमेजॉन प्राइम या हॉटस्टार पे है, पंचायत में देखिए, यही सरपंच पति का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा कि कैसे औरत इज़ कंफर्टेबल कि भाई मैं घर अपना घर गृहस्थी संभालती हूँ, आप जाके देख लीजिए, आप सरपंच पति हैं.
तो ये है, दिस इज़ द कॉन्ट्राडिक्शंस, दीज आर द कॉन्ट्राडिक्शंस यू फाइंड इन इंडिया, कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, सारे लॉज हैं, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको ऑन पेपर लेजिस्लेशंस में मिलती हैं, बट व्हेन यू सी द ग्राउंड रियलिटी, तो जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन में जो ऊपर लोग हैं, द ट्रेडिशनल एलिट्स, दे मेंटेन देयर अथॉरिटी, दे मेंटेन देयर पावर, दे मेंटेन देयर पेट्रियार्कल वैल्यूज, देयर कास्टिस्ट वैल्यूज by manipulating these democratic institutions in their own favor. ठीक है, तो यही उन्होंने बोला कि अब एक्सटर्नल कॉलोनाइजर्स थे, ये भगत सिंह ने भी बोला था कि आई एम स्केर्ड कि कहीं ऐसा ना हो कि एक्सटर्नल कॉलोनाइजर्स तो चले जाएं बट देश की कमान इंटरनल कॉलोनाइजर्स पे आ जाए। वो वही कुछ हद तक, देसाई कहते हैं कि कुछ हद तक वही हुआ। सो दिस इज़ वेयर वी एंड, कि ये 3 पार्ट्स में ए आर देसाई ने इंडियन नेशनलिज्म को देखा, और इससे पहले हमने बैकग्राउंड देखी कि कैसे रोमिला थापर ने या नेहरू ने या पेरियार और अंबेडकर ने या सबाल्टर्न अप्रोच के जो लोग थे, डेविड हार्डमैन एंड रणजीत गुहा, उनकी क्या ओपिनियन थी, एंड हाउ इंडियन नेशनलिज्म वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। मेन आपका ए आर देसाई का पोर्शन बनता है, वेन एवर अ क्वेश्चन कम्स आप 1/3 पार्ट में बैकग्राउंड दे देंगे जो भी स्कूल ऑफ थॉट्स हमने डिस्कस किए, एंड 2/3 में आप ए आर देसाई के बारे में बात करेंगे। इसमें जो लिमिटेशंस हैं ए आर देसाई की अप्रोच की, वो हमने जब हम पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहे थे, जहाँ पे थिंकर्स में हमने मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी की बात करी ए आर देसाई की, वहाँ जो क्रिटिसिज्म हमने दिया था वही हम यहाँ पे भी देंगे कि हाँ जी, ए आर देसाई, थोड़ा आपको रिवाइज करा देती हूँ, कि एंद्रे बेते बोलेंगे, एंद्रे बेते वेरी फेमस सोशियोलॉजिस्ट इन इंडिया, ये बोलेंगे कि भाई ए आर देसाई ने इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए मार्क्सिस्ट अप्रोच नहीं लेके आया, वो मार्क्सिस्ट अप्रोच को फिट करने के लिए इंडियन सोसाइटी के उन्होंने इवेंट्स उठा लिए, हिस्ट्री के छोटे छोटे पार्ट्स उठा लिए, मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी, मार्क्सिस्ट अप्रोच को जस्टिफाई करने के लिए। तो ये एक तरह से उन्होंने मजाक उड़ा दिया ए आर देसाई का। फिर एडवर्ड शील्स भी यही बोलते हैं, एडवर्ड शील्स बोलेंगे कि रिसर्च की कमी है, इंपीरियल डेटा कलेक्शन की कमी है। आपने हिस्ट्री के इवेंट्स को उठा के मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी लगा दी और बहुत ही इमोशनल कर दिया हमें, बट वेयर इज़ डेटा, वेयर इज़ इंपीरिकल डेटा कलेक्शन, रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए थी। फिर गेल ऑम्बेट है, गेल ऑम्बेट, whenever you see this name, he will always talk about Dalits, कि भाई आपने मार्क्सिस्ट अप्रोच से चीज़ों को देखा। मार्क्सिस्ट अप्रोच इज अ कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच हु ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज अ क्लैश गोइंग ऑन बिटवीन 2 क्लासेस इन सोसाइटी, एंड दैट हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। कि भाई हमेशा हिस्ट्री अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को उठा के देखें तो देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ क्लैश, अ कॉन्ट्राडिक्शन एंड एंटागोनिज्म बिटवीन 2 ग्रुप्स, 2 क्लासेस इन सोसाइटी। तो इन्होंने बोला कि भाई आप इतनी कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, आप ऑपरेशन देखते हैं, आप इनइक्वालिटी देखते हैं, आप लोगों का प्रताड़ित होते हुए उनको देखते हैं, यू स्टडी दैट एंड यू वांट टू क्रिएट अ रेवोल्यूशन, कि कैसे क्लासलेस सोसाइटी बने, कैसे इक्वालिटी आए सोसाइटी में। बट आपने Dalits, the most, when you talk about Indian society, Dalits are the most oppressed section of Indian strata. तो दैट शुड बी गिवन अ स्पेशल वेटेज, उसको आपको अलग से स्टडी करना चाहिए था। तो एक तरह से वही बात होगी जो एंद्रे बेते ने कही थी कि आपने मार्क्सिस्ट अप्रोच तो लगाई इंडियन सोसाइटी में, बट आपने जस्ट वो जस्टिफाई करने के लिए लगाई, आपने इंडियन सोसाइटी को एज अ सोसाइटी नहीं पढ़ा, जिसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज थी, इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स थे, इतने ज़्यादा ऑपरेशन है। तो इन्होंने कहा कि यू डिड नॉट गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू दलित्स विच वॉज नेसेसरी, विच वॉज डिमांडेड। फिर यहाँ पे आप बात कर लीजिए कि फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है, सुजाता पटेल कहती हैं, सुजाता पटेल कहती हैं कि जो नई अप्रोचेस थी मार्क्स तो कुछ बोल के अपनी अप्रोच दे के, अपनी आइडियोलॉजी दे के चले गए, बट दैट स्कूल ऑफ थॉट रिमेन्ड एंड इट इवॉल्व्ड, और उसमें बहुत सारे नए नए मार्क्सिस्ट अप्रोचेस ऐड हुई विद द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो इसमें एक स्कूल ऑफ थॉट आया
जिन्होंने मार्क्सिस्ट अप्रोच को आगे लेके गए, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट जो था, जर्मनी का ये स्कूल ऑफ थॉट था। इन्होंने कहा था कि आज की तारीख में जो मास मीडिया है, जो न्यूज़पेपर्स है, टेलीविज़न है, पॉप कल्चर है, पॉप म्यूज़िक है, दैट इज़ एक्चुअली यूज्ड टू कंट्रोल द साइकोलॉजी ऑफ मासेस। आपको मास मीडिया क्या होता है? मास मीडिया की डेफिनेशन देखिए, 1 to many। सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया में फिर भी आपकी एज अ यूज़र, एज अ कंज्यूमर पार्टिसिपेशन है। मास मीडिया मतलब टीवी पे आपको दिखाया जा रहा है, आप वो एज अ कंज्यूमर, एज अ यूज़र कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। म्यूज़िक जो आपको दिखाया जा रहा है वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर में जो आता है वो आप पढ़ते हैं, तो यू आर अ ब्लाइंड कंज्यूमर। तो यहाँ पे ये फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट है कि हु डिसाइड्स व्हाट इज़ टू बी शोन ऑन टीवी, हु डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक के लिरिक्स क्या होंगे, म्यूज़िक का जॉनर क्या होगा, म्यूज़िक में विमेन की रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, कैसे कपड़े दिखाने हैं, कौन सी लोकेशन होनी है, क्या थीम होगा म्यूज़िक का, म्यूज़िक में क्लासिकल म्यूज़िक दिखाना है कि गिटार दिखानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज न्यूज़ पे क्या न्यूज़ आनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट टॉपिक कवर होना चाहिए, पेज 2 पे क्या आएगा, पेज 3 पे क्या आएगा, कौन सी न्यूज़ हमें कवर नहीं करनी है। आपने आज के तारीख में मणिपुर सेक्सुअल वायलेंस के बारे में बहुत पढ़ा होगा, बट हाउ मेनी न्यूज़पेपर्स कवर्ड इट एज अ फ्रंट पेज स्टोरी? हाउ मेनी मीडिया हाउसेस जितने इंडिया में हैं उन्होंने फ्रंट प्राइम टाइम में ये न्यूज़ कवर करी हो विद क्रिटिकल एनालिसिस, विद फेयर एंड ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म? तो यहाँ पे आपको थोड़ा बायसनेस देखने को मिलेगी कि हाउ सम थिंग्स आर पुट अंडर द कार्पेट, सम थिंग्स आर लेफ्ट एज दे आर, कि भाई इतना बड़ा इशू नहीं है। यू एज अ सिटीजन, यू एज अ कंज्यूमर ऑफ दिस मास मीडिया, यू रियलाइज कि भाई अगर ये ऐसी इश्यूज़, अगर ये फ्रंट पेज न्यूज़ नहीं आ रही हैं, या ये प्राइम टाइम में नहीं दिखाई जा रही हैं, या इस पर कोई इतनी डिबेट नहीं हो रही है, तो शायद ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इंडिया जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है, इंडिया इज़ बिकमिंग सुप्रीम पावर, इंडिया की जीडीपी बहुत बढ़िया चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है। तो मास मीडिया कंट्रोल्स द साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर्स, ऑफ पैसिव सिटीजन्स हु आर कंज्यूमिंग मास मीडिया। दैट वाज सेड फ्रैंकफर्ट स्कूल, कि कैसे एक स्टेट, सरकार आइडियोलॉजी, लोगों की आइडियोलॉजी को कंट्रोल करती है, वो क्या सोचते हैं, बार बार आपको जो दिखाया जाएगा यू वुड स्टार्ट बिलीविंग दैट। उस पर कोई डिबेट नहीं हो रही है, कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं हो रहा है, तो यू वुड स्टार्ट बिलीविंग दैट, बिकॉज यू एज एन इंडिविजुअल यू हैव योर बिजी लाइफ, आप हर चीज़ पे रिसर्च नहीं करते हो, आपको जो दिखाया जाता है आप उसको मान लेते हो, ठीक है। तो दीज वर फ्यू क्रिटिसिजम्स। तो हाँ, तो उन्होंने ये बोला, सुजाता पटेल ने बोला कि जो फ्रैंकफर्ट स्कूल था, ये आइडियोलॉजी AR देसाई ने एक्सेप्ट नहीं करी। जो नई ब्रांचेस निकल के आई थी मार्क्सिज्म की, ये AR देसाई ने एक्सेप्ट नहीं करी थी, ठीक है। तो ऐसे आप क्रिटिसिज्म है, सारे क्रिटिसिज्म आपको पर्सपेक्टिव्स वाले चैप्टर में डिटेल में मिल जाएंगे। तो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ AR देसाईज अप्रोच, मेन अप्रोच। योगेंद्र सिंह ने भी इनके बारे में यही बोला है, जो एंद्रे बेते और एडवर्ड शिल्स बोल रहे हैं, कि आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं करी, एम्पिरिकल डेटा कलेक्शन नहीं करी। जब आप नहीं करेंगे ये सब चीज़ें, साइंटिफिक टूल्स नहीं अपनाएंगे, तो आपकी जो रिसर्च है उसको इतनी वैलिडेशन नहीं मिलेगी, उसको इतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। शुड बी बैक्ड बाय प्रॉपर रिसर्च। तो दिस इज़ वेयर वी एंड आर दिस चैप्टर, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। बहुत ईजी था और बहुत नुआंसेस, इसमें आपकी मॉडर्न हिस्ट्री भी थोड़ी रिवाइज हो गई है। तो नाउ वील मीट अगेन विद द नेक्स्ट चैप्टर। ये आपका यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।